नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, बेलाडोना। इसे डेडली नाइटशेड भी कहते हैं। हाँ, काफी जाना माना नाम है। हमारे पास एक दस्तावेज का हिस्सा है जो होम्योपैथी में इसके इस्तेमाल और लक्षणों पर रोशनी डालता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस स्रोत के जरिए बेलाडोना की होम्योपैथिक पहचान को समझना। होम्योपैथी के नजरिए से ये किन लोगों, किन लक्षणों और किन स्थितियों से जुड़ा है, ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक, आप कह सकते हैं, जहरीला पौधा दवा की तरह देखा जाता है। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये देखना खास है कि होम्योपैथी कैसे इस पौधे के जहरीले गुणों को ही उसके औषधीय गुणों का आधार मानती है। अच्छा। हाँ, सोर्स हमें बताता है कि किन विशिष्ट लक्षणों और यहां तक कि व्यक्तित्व के प्रकारों के लिए इसे ठीक समझा जाता है। ये जानकारी काफी परतदार है, जैसा आपने कहा। तो शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति की तस्वीर से जिसके लिए बेलाडोना अक्सर सोचा जाता है। सोर्स कुछ खास शारीरिक बनावट का जिक्र करता है। पित्त प्रधान, बिलियस, हाँ, लसिका प्रधान, लिम्फेटिक और रक्त प्रधान प्लेथोरिक। ये शब्द क्या इशारा करते हैं? थोड़े पुराने लगते हैं। हाँ, ये पुराने होम्योपैथिक वर्गीकरण हैं जो व्यक्ति की, आप कह सकते हैं, सामान्य प्रवृत्ति बताते हैं। पित्त प्रधान जिनका पाचन तंत्र सक्रिय हो और स्वभाव थोड़ा गर्मजोशी वाला। अच्छा। लसिका प्रधान थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया वाले, और रक्त प्रधान यानी जिनके शरीर में खून का दौरा तेज हो, चेहरा अक्सर लाल दिखे। सोर्स कहता है कि ऐसे लोग जब ठीक होते हैं तो जिंदा दिल और मजेदार होते हैं, पर बीमार पड़ने पर एकदम उलट। कैसे? हिंसक या भ्रमित हो सकते हैं। ये विरोधाभास बेलाडोना को समझने के लिए अहम है, यानी सेहत और बीमारी में एकदम अलग रूप। दिलचस्प है। सोर्स हल्के बाल, नीली आंखें, गोरा रंग और नाजुक त्वचा वाली महिलाओं और बच्चों का भी जिक्र करता है। क्या ये सिर्फ बाहरी रूप है या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, होम्योपैथी में ये अक्सर एक खास तरह की संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। संवेदनशीलता? जी। ऐसे लोग बाहरी प्रभावों, चाहे वो मौसम हो या बीमारी, के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। सोर्स घबराहट और ऐंठन कन्वर्जेंस की प्रवृत्ति का भी जिक्र करता है, जो इसी संवेदनशीलता से जुड़ा हो सकता है। अच्छा। और तपेदिक यानी ट्यूबरकुलर मरीजों का उल्लेख भी शायद इसी कमजोर या संवेदनशील शारीरिक गठन की तरफ इशारा करता है। ठीक है। तो ये तो हुई शारीरिक बनावट और संवेदनशीलता की बात, लेकिन दिमाग पर इसका क्या असर होता है? स्रोत यहाँ कुछ वाकई चौंकाने वाली बातें बताता है। ऐसा लगता है जैसे मरीज किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। हाँ, मानसिक लक्षण बहुत तीव्र और नाटकीय हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे सोर्स बताता है कि मरीज भूत, डरावने चेहरे, कीड़े मकोड़े, काले जानवर, कुत्ते या भेड़िए देख सकता है। ऐसी चीजें जो हैं ही नहीं। बाप रे। और ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उनसे तीव्र डर और भागने की इच्छा भी होती है। ये तो भयानक लगता है। क्या ये डर हिंसक भी हो सकता है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि स्थिति गंभीर भ्रम तक जा सकती है। गंभीर भ्रम मतलब वायलेंट डिलीरियम? हाँ, वायलेंट डिलीरियम। इसमें मरीज काट सकता है, थूक सकता है, मारपीट कर सकता है या चीजें फाड़ सकता है। अरे! अचानक हंसी के दौरे पड़ सकते हैं, साथ में दांत पीसना भी। यहाँ तक कि अपनी देखभाल करने वालों पर हमला करने या भागने की कोशिश करने का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, सोर्स में स्ट्रामोनियम और हेलिबोरस जैसी दवाओं का भी जिक्र है। वो बताती है कि होम्योपैथी में ऐसी तीव्र मानसिक अवस्थाओं के लिए और भी दवाएं हैं, लेकिन उनके अपने खास लक्षण होंगे, है ना? सही है। ये मानसिक तीव्रता तो समझ आती है। क्या शारीरिक स्तर पर भी ऐसी ही तेजी या अति संवेदनशीलता दिखती है? सोर्स ठंड लगने की ज्यादा संभावना की बात करता है। हाँ, ठंड के प्रति अति संवेदनशीलता एक मुख्य लक्षण है। खासकर सिर खुला रखने पर, हवा के झोंके से या बाल कटवाने के बाद आसानी से बीमार पड़ जाना। ओहो। ठंडी हवा लगने से टॉन्सिल में सूजन आ सकती है। यहाँ एकोनाइट, हिपरसल्फ, रस्टॉक्स जैसी दवाओं से तुलना की गई है, जो ठंड लगने के बाद की समस्याओं में काम आती हैं। अच्छा, तुलना भी दी है। जी। पैरों में ठंड लगने से भी तबीयत बिगड़ सकती है, जिसके लिए कोनियम, क्यूप्रम और सिलीशिया का जिक्र है। ये तुलनाएं दिखाती हैं कि होम्योपैथी कारण और लक्षण की बारीकियों पर कितना ध्यान देती है। और वो गति वाली बात, संवेदनाओं और हरकतों में तेजी, आंखों का तेजी से घूमना और दर्द का अचानक आना जाना, ये बहुत खास लगता है। हाँ, वो बेलाडोना की पहचान है। अचानकपन और तीव्रता, सडननेस एंड इंटेंसिटी। सडननेस एंड इंटेंसिटी। दर्द बिजली की तरह आते हैं, कुछ देर रुकते हैं
और फिर वैसे ही अचानक चली जाते हैं। सोर्स मैग्नीशिया फॉस्फोरिका से तुलना करता है, जिसमें भी दर्द अचानक आते हैं पर शायद उनका चरित्र थोड़ा अलग हो। बेलाडोना के दर्द अक्सर छोटे छोटे हमलों में होते हैं और इनके साथ चेहरे और आंखों का लाल होना, सिर में भारीपन और गर्दन की धमनियों मतलब कैरोटिड्स में तेज धड़कन महसूस होना आम है। ये शरीर की तूफानी प्रतिक्रिया जैसा है। अच्छा, सिर के लक्षणों पर आते हैं। चक्कर आना, खासकर झुकने पर या झुककर उठने पर। सोर्स ब्रायोनिया का नाम लेता है। क्या ये चक्कर भी खून के दौरे से जुड़े हैं? हाँ, बहुत संभव है। सोर्स कहता है कि सिर और चेहरे की तरफ खून का जबरदस्त बहाव मतलब कंजेशन। हाँ, यहाँ एमिल नाइट्रोसम, ग्लोनाइनम, मिलेलोटस जैसी दवाओं से तुलना है जो रक्त संकुलन के लिए जानी जाती हैं। ओके। सिरदर्द भी इसी कंजेशन वाला होता है। चेहरा लाल, तमदमाया हुआ, दिमाग और गर्दन की नसों में धड़कन। मिलेलोटस में भी ऐसा ही तेज धड़कन वाला सिरदर्द होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दर्द बढ़ता किन चीजों से है? हल्का शोर, झटका, हिलना डुलना, रोशनी, लेटना, जरा सी मेहनत, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। आराम कैसे मिलता है? आराम? हाँ, वो मिलता है दबाव से, सिर को कसकर बांधने से या गर्म कमरे में रहने से। मासिक धर्म के दौरान भी कुछ लक्षणों में आराम मिल सकता है। अच्छा। और एक बहुत ही अजीब लक्षण है जिसका सोर्स जिक्र करता है। मरीज अपना सिर तकिए में जोर से धसाता है या दबाता है। बोरिंग हेड इनटू पिलो। सिर को तकिए में धसाना। ये तो बड़ा अजीब है। क्या सोर्स बताता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, सोर्स इसका कारण नहीं बताता, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे अनोखे खास लक्षण जिन्हें कीनोट्स कहते हैं, वो दवा चुनने में बहुत अहम होते हैं। कीनोट्स? हाँ, ये शायद तीव्र दर्द या दिमागी बेचैनी से राहत पाने का एक अनैच्छिक मतलब सहज तरीका हो। ये दिखाता है कि मरीज किस हद तक पीड़ा में है। यहाँ एपिस, हेलिबोरस, पोडोफाइलम से तुलना की गई है। समझ गए। पेट की बात करते हैं। यहाँ भी क्या हुई अति संवेदनशीलता दिखती है। सोर्स पेट के नरम और फूले होने की बात करता है, जो हल्के झटके से भी बढ़ जाता है। हाँ, वही अति संवेदनशीलता यहाँ भी है। पेट इतना सेंसिटिव होता है कि बिस्तर हिलने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। अरे बाप रे। मरीज को झटके के डर से बहुत धीरे धीरे संभल कर चलना पड़ता है। खासतौर पर पेट के निचले दाहिने हिस्से इलियोसीकल रीजन में दर्द का जिक्र है, जो हल्के से छूने यहाँ तक कि चादर के वजन से भी बढ़ जाता है। चादर के वजन से भी? हाँ, पहली नजर में ये अपेंडिसाइटिस जैसा लग सकता है, लेकिन होम्योपैथिक निदान लक्षणों के पूरे पैटर्न पर निर्भर करता है। एक और खास शारीरिक लक्षण है पेट में आंत का एक हिस्सा ट्रांसवर्स कोलोन, वो पैड की तरह उभरा हुआ महसूस होना। ओके। महिलाओं से जुड़े लक्षणों में नीचे की तरफ एक भारी दबाव महसूस होने का जिक्र है, जैसे सब कुछ योनि मतलब वल्वा से बाहर आ जाएगा। ये खड़े होने या सीला बैठने से बेहतर होता है और सुबह बढ़ जाता है। सोर्स लिलियम टिग्रिनम म्यूरेक्स सीपिया से तुलना करता है। हाँ, ये लक्षण पेल्विक हिस्से में भारीपन या शायद अंगों के ढीलेपन का संकेत देता है, और सुबह के समय इसका बढ़ना एक खास मोडालिटी है, यानी वो कारक जो लक्षणों को घटाता या बढ़ाता है। मोडालिटी? हाँ जी। जिन दवाओं से तुलना की गई है, लिलियम टिग, म्यूरेक्स सीपिया, उनमें भी नीचे की ओर दबाव होता है, पर उनके साथ जुड़े दूसरे लक्षण और मोडालिटीज अलग होते हैं जो उन्हें बेलेडोना से अलग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तंत्र का तंत्र पर। क्या दांत निकलते बच्चों में एंठन मतलब कन्वर्जन्स का जिक्र है? हाँ, सोर्स दांत निकलने के समय बुखार के साथ होने वाली एंठन का उल्लेख करता है। यहाँ एक बारीक फर्क बताया गया है। अगर बुखार ना हो तो शायद मैग्नीशिया फॉस्फोरिका ज्यादा उपयुक्त हो। अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है। जी। बेलेडोना के दौरे भी अचानक आते हैं और एक खास पैटर्न दिखता है, सिर गर्म और पैर ठंडे, फिर वही अचानकपन और शरीर के तापमान में विरोधाभास। सिर गर्म, पैर ठंडे, समझ गई। और बुखार? लगता है बेलाडोना का बुखार भी बहुत खास होता है। सोर्स क्या बताता है? हाँ, बुखार की तस्वीर तो बिल्कुल, मतलब सिर एकदम गर्म और दर्द से फटा जा रहा है, चेहरा सुर्ख लाल, आंखें जैसे बाहर निकली आती हैं, जंगली सी दिखती हैं, पुतलियां फैली हुई, ओह, नब्ज भरी हुई और जोर से उछलती हुई ग्लोबुलर पल्स महसूस होती है। सोर्स कहता है जैसे उंगली पर छर्रा टकरा रहा हो। क्या बात है। मुंह अंदर से बिल्कुल सूखा, कब्ज और पेशाब रुक जाने की शिकायत भी हो सकती है। और एक और विरोधाभास, मरीज को बहुत नींद आती है पर वो सो नहीं पाता। नींद आती है पर सो नहीं पाता? हाँ, यहाँ कैमोमिला और ओपियम से तुलना की गई है, जिनमें नींद ना आने की समस्या होती है पर शायद अलग तरह की बेचैनी के साथ। ये सारे लक्षण, लाली, गर्मी, धड़कन, सूखापन, ये तो तीव्र सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन
की तरफ इशारा करते हैं। क्या त्वचा पर भी इसका असर दिखता है? बिल्कुल, त्वचा के लक्षण बुखार की अवस्था से पूरी तरह मेल खाते हैं। त्वचा एकसार, चिकनी, चमकदार लाल होती है, जैसे स्कारलेट फीवर में होती है। अच्छा, स्कारलेट फीवर जैसी। हाँ, त्वचा सूखी, गर्म और जलन भरी होती है। सोर्स कहता है कि छूने वाले के हाथ को भी गर्माहट और जलन महसूस होती है। इसे ट्रू सिडेनहम स्कारलेट फीवर का रूप बताया गया है, जहां दाने पूरी तरह चिकने और एकदम लाल होते हैं, बिना किसी खुरदुरेपन के। ये फिर से वही तीव्र गर्मी और सूजन का संकेत है। ठीक है, हमने इतने सारे लक्षण देखे, अब ये समझना जरूरी है कि कब बढ़ते हैं और कब कम होते हैं। होम्योपैथी में इन्हें मोडालिटीज कहते हैं और ये दवा चुनने में बहुत अहम होते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, मोडालिटीज बहुत जरूरी हैं। तो बेलाडोना के लक्षण कब बिगड़ते हैं? तो सोर्स के अनुसार लक्षण बिगड़ते हैं छूने से, हिलने डुलने से, शोर से, हवा के झोंके मतलब ड्राफ्ट से, चमकदार चीजों को देखने से। रोशनी से? हाँ, चमकदार रोशनियां चीजों के। यहाँ लाइसीन और स्ट्रोमोनियम का जिक्र है, जिनमें भी रोशनी से परेशानी होती है। समय का भी असर है, दोपहर 3 बजे के बाद, रात में और आधी रात के बाद तकलीफ बढ़ती है। 3 बजे दोपहर के बाद? जी। इसके अलावा कुछ पीते समय, सिर खुला रखने पर, गर्मी की तेज धूप में और लेटने पर भी लक्षण बढ़ते हैं। ये सब बाहरी उत्तेजनाओं और शरीर की स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाते हैं। और आराम किन चीजों से मिलता है? आराम मिलता है आराम करने से, खड़े होने या सीधा बैठने से, जैसे पेट के दबाव वाले लक्षण में हमने देखा, और गर्म कमरे में रहने से। ये मोडालिटीज उस व्यक्ति की पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं जिसे बेलाडोना से मदद मिल सकती है। आखिर में क्या इस दवा का किसी दूसरी होम्योपैथिक दवा से कोई खास रिश्ता है? सोर्स पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दवा का जिक्र करता है। हाँ, सोर्स कैल्केरिया कार्बोनिका को बेलाडोना का पूरक बताता है। ये एक दिलचस्प रिश्ता है। कैल्केरिया कार्ब? जी। कहा गया है कि बेलाडोना कैल्केरिया का एक्यूट यानी तीव्र रूप है। एक्यूट रूप? हाँ, इसका मतलब है कि बेलाडोना किसी बीमारी के तीव्र हमले मतलब एक्यूट अटैक को, जिसमें अचानक और तेज लक्षण हो, संभाल सकता है। लेकिन अगर वो समस्या बार बार हो रही है या किसी पुरानी गहरी प्रवृत्ति से जुड़ी है, तो पूरी तरह ठीक करने के लिए या स्थिति को स्थिर करने के लिए कैल्केरिया कार्बोनिका की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, यानी एक एक्यूट है, दूसरा क्रॉनिक जैसा। हाँ, कुछ वैसे ही समझ सकते हैं। और कैल्केरिया उस संवेदनशील बनावट से भी जुड़ा है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अच्छा, हाँ, वो हल्के बाल, नीली आंखें वाला जिक्र। जी। और कुछ और दवाएं भी हैं जिनके लक्षण बेलाडोना से मिलते जुलते हैं। हाँ, सोर्स एक्वानाइटम, ब्रायोनिया, स्यूक्यूटा, जेलसीमियम, ग्लोनाइनम, हायोसाइमस, मेलिलोटस, ओपियम और स्ट्राइमोनियम का जिक्र करता है। काफी सारी हैं। हाँ, होम्योपैथी में कई दवाओं के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हर दवा का अपना अनूठा पैटर्न, अपनी खास मोडालिटीज और अपनी मानसिक भावनात्मक तस्वीर होती है। ये बारीकियां ही सही दवा चुनने में मदद करती हैं। ये समान दवाएं शायद तेज बुखार, कंजेशन या तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना जैसे क्षेत्रों में बेलाडोना जैसी दिख सकती हैं। तो ये थी बेलाडोना के होम्योपैथिक प्रोफाइल की हमारी पड़ताल। जैसा स्रोत में बताया गया है, हमने देखा कि इसके लक्षणों का दायरा कितना बड़ा है। शारीरिक बनावट से लेकर तीव्र मानसिक हालात, दर्द का खास अंदाज और बुखार का एक विशिष्ट पैटर्न, वाकई हर लक्षण जैसे कहानी कहता है। बिल्कुल, और ये जानना अहम है कि होम्योपैथी में छोटी छोटी बारीकियां कितनी मायने रखती हैं, जैसे दर्द का अचानक आना जाना, रोशनी से परेशानी बढ़ना या त्वचा का वो खास लाल रंग। ये सब मिलकर एक दवा की पूरी तस्वीर बनाते हैं। स्रोत ने अलग अलग शारीरिक प्रणालियों पर इसके असर का काफी विस्तृत ब्यौरा दिया है, जो दिखाता है कि इसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। और हाँ, यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ होम्योपैथिक स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान साझा करना है, किसी भी तरह की मेडिकल सलाह देना या खुद से इलाज करने को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा एक योग्य पेशेवर से ही सलाह लेनी चाहिए। निश्चित रूप से। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत ने बेलाडोना को तीव्र स्थिति की दवा और कैल्केरिया को उसका पूरक या स्थायी स्थिति की दवा बताया। ये तीव्र मतलब एक्यूट और पुरानी मतलब क्रॉनिक बीमारियों के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। क्या होम्योपैथी में अन्य तीव्र दवाओं के भी इसी तरह स्थायी पूरक होते हैं? अच्छा सवाल है। और ये स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का कौन सा नजरिया पेश करता है? क्या हर तीव्र समस्या के पीछे एक गहरी स्थायी जड़ होती है? इस पर और खोजबीन की जा सकती है।